हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा कोर्स बी के पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता के बारे में बताने आई हूँ। इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो हमें बताना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में पर्वतों में प्रकृति कैसे अपना रूप बदलती है, वो अपने एक एक क्षण को कैसे बता रही है। इसका बहुत ही सुंदर चित्रण कवि अपने इस कविता के द्वारा हमें बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पावस ऋतुति पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार। नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। लेखक कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय पर्वतीय क्षेत्र मतलब पर्वत जैसे प्लेसेस में प्रकृति जो है अपना पल पल अपना रूप बदलते रहती है। ठीक है, वर्षा ऋतु के समय प्रकृति जो है अपना हर एक क्षण में, हर एक मोमेंट में अपना रूप बदल रही है। ठीक सामने मतलब बड़े बड़े विशाल पर्वत थे जो बहुत दूर तक फैले हुए हैं, और उन पर्वतों में मतलब मेखलाकार पर्वत थे, बहुत बड़े श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला थे, और उन पर्वतों पर बहुत सारे खिले, हजारों फूल खिले हुए हैं। ठीक है, उन पर्वतों पर जो सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ मतलब हजारों फूल खिले हुए हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि ये पर्वतों की आंखें हैं, और अपनी इन असंख्य आंखों से ये जो पर्वत है, नीचे उसके पैर के पास एक तालाब है जो एकदम साफ और सुथरा है, मतलब एकदम स्वच्छ है, पानी दर्पण के समान। अपने इतने बड़े से आकार को पर्वत अपने इतने बड़े आकार को उस तालाब में देख रही है। ठीक, अब इसको मैं एक और सरल भाषा में बताना चाहती हूँ। कविता में कवि कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय प्रकृति जो है वो अपने हर एक पल में अपने रूप को बदलते रहती है। बहुत सारे मेखला आकार के पर्वत है, मतलब पर्वतों की श्रृंखला है, बहुत सारे पर्वत हैं, और उन पर्वतों में जो वृक्ष हैं, मानो ऐसा लग रहा कि पर्वत के ऊपर बहुत सारे वृक्ष हैं और उनके फूल खिले हुए हैं। और कवि इसमें मानवीय रूप दे रहे हैं, मतलब पर्वत को एक मानवीय रूप देकर कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो फूल हैं वो पर्वतों की आंखें हैं मानो। और पर्वत के पैर के पास एक एकदम विशाल तालाब फैला हुआ है। तालाब मतलब पॉन्ड, जिसका पानी बहुत साफ है, बहुत स्वच्छ है। जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, शीशा में देखते हैं, तो अगर वो साफ है तो हमें कितना क्लियर दिखता है, उसी तरह तालाब का पानी बहुत ही स्वच्छ और एकदम साफ है, जिसमें पर्वत जो है अपने इतने बड़े से महा आकार को, मतलब इतने बड़े आकार को एकदम ठीक से तालाब में अपने आप को देख पा रहा है। अपने इस जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल, अपने इस आकार को अपने तालाब में, सामने जो पैर के नीचे जो तालाब है उसमें वो देख पा रहा है। लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों आगे दूसरा वाला काव्यांश में पहुंचते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। अब कवि कहना चाहते हैं कि पर्वतों पर बहने वाले झरने जो होते हैं, झरने मतलब वाटरफॉल्स, और बताया ना, हम जब वाटरफॉल्स के पास जाते हैं तो झरनों की आवाज़ बहुत आती है, झरझर 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 साउंड्स। जो वाटरफॉल के जो साउंड्स होते हैं उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि वो पर्वतों के बारे में कुछ गुणगान कर रहे हैं। पर्वतों की गुणगान करना मतलब पर्वत का कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उनके आवाज़ को सुनकर मद में नस नस उत्तेजित कर, मतलब मद में बहुत उसकी आवाज़ को सुनने पर हमारे रग रग में मस्ती आ रही है, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। ठीक, और मन में जो है वो उत्साह और उमंग भर रहा है। और कवि ये भी कहना चाहते हैं कि जब इन पर्वतों के ऊपर बहने वाले झरनों को देखते हैं दूर से, तो मानो ये हमें कैसे लग रही, मोती की लड़ियों जैसी, मतलब सुंदर मोती की माला। ठीक है, ऐसे लग रहे हैं कि झरने के जो
ड्रॉपलेट्स जो गिर रहे हैं, जो झरने की जो पानी की बूंदे गिर रहे हैं, दूर से ऐसे देखने से लग रहे हैं कि ये मोती मोती जैसे सुंदर, मोती की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। ठीक, तो बेटा काव्यांश दो, यहाँ आगे का फिर दूसरे पार्ट में बताऊंगी। धन्यवाद।